नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की, अगस्त प्रस्ताव 1940 की और क्रिप्स मिशन की। कल हम संविधान सभा स्टार्ट कर रहे होंगे। जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैं विश्वास दिला दूं कि ये सफिशियंट है सभी बच्चों के लिए। जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं, सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों को जो चीज़ें, जो पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको करा रहा हूँ, ये आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित है। आपके चाहे कोई भी एग्जाम अगर आप देंगे तो मुझे लगता है कि इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे भारत शासन अधिनियम, फिर अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन। चलिए तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं। पॉलिटी हमारी चल रही है, ठीक है, पॉलिटी हमारी यहाँ चल रही है और मैंने आपसे वादा किया है कि आपको पॉलिटी का जो डर है वो ख़त्म करना है। ठीक है, हम यहाँ पर संवैधानिक विकास पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं? भारत का संवैधानिक विकास। ये भारत के संवैधानिक विकास की अंतिम क्लास है, भारत का संवैधानिक विकास। चलिए जल्दी से हेडिंग डाल दीजिएगा और उसमें भी डालिएगा भारत शासन अधिनियम 1935 संवैधानिक विकास। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, माफी चाहूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कहेंगे आज का जो हमारा पॉइंट है या जो हम विकास पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। शासन कह लें, सरकार कह लें, एक ही बात है। भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कि सर इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी और क्या हुआ था, कैसे ये अधिनियम पारित हुआ, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी। सर देखिए, मैं यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल में आपको बताना चाहूँगा, डिटेल में बताना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 आया था, उसमें उसमें कुछ प्रावधान थे, जिन प्रावधानों की जांच करने के लिए, उन प्रावधानों की जांच करने के लिए 10 साल बाद, यानी कि 1919 के 10 साल बाद 1929 में एक आयोग गठित किया जाना था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 2 साल पहले ही एक आयोग गठित कर दिया, जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन हुआ है नवंबर 1927 में ब्रिटेन में। साइमन कमीशन बनाया गया था कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसकी जांच की जाएगी, कितना सफल रहा, कितना सफल नहीं रहा। साइमन कमीशन के साथ भैया अन्य सदस्य थे। साइमन कमीशन जो 3 फरवरी 1928 में भारत पहुंचा, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा। अभी ठीक है, अभी ठीक है, चलिए अब तो ठीक है, पतला कर लिया मैंने। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। जब साइमन कमीशन भारत आया, मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं लिखवाना स्टार्ट करूंगा। जब साइमन कमीशन भारत आया तो उससे पहले ही भारत में ये पता चल चुका था कि साइमन कमीशन का गठन हो चुका है, जो भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए आएगा। आप इसे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मैं हिस्ट्री के दृष्टिकोण से भी आपको समझा रहा हूँ। जब साइमन कमीशन का पता भारत में चला, कांग्रेस को चला, तो कांग्रेस का एक अधिवेशन था 1927 में मद्रास में। कहाँ पर? मद्रास में। जब मद्रास में एक अधिवेशन चल रहा था, सेशन चल रहा था, सेशन ऑफ कांग्रेस इन मद्रास 1927। 1927 में कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता एम एन अंसारी साहब ने की थी। एम एन अंसारी साहब ने अध्यक्षता की थी और उसमें ये पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। ऐसे क्वेश्चन इतिहास में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ था, तो वो मद्रास अधिवेशन था। कौन सा था? मद्रास अधिवेशन था। ठीक है जी, यहाँ पर आप लोग पढ़ लेंगे मद्रास अधिवेशन था। चलिए अब यहाँ पर बात आती है कि सर
साइमन कमीशन जब भारत आ रहा था तो उसके विरोध हो रहा था, जब भारत आया तब भी विरोध हुआ। हालांकि आप जानते हैं लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उस दौरान, क्योंकि एसपी स्कॉट ने आदेश दिए थे, और उस समय एएसपी था जिसका नाम था स्कॉट। स्कॉट ने लाठी मार दी थी, लाला लाजपत राय के सीने में डंडा लगा, जिसके कारण वो बीमार हुए और उनकी मृत्यु हो गई 17 नवंबर 1928 में। अब भारतीयों में जो है क्रोध, रोष पैदा हुआ, विरोध करने लगे साइमन कमीशन के, गो बैक के नारे लगाने लग गए कि साइमन कमीशन वापस जाओ। अब जब भारत सचिव था वर्केन हेड ने कहा कि भाई अगर आप भारत के लोग इतने ही कैपेबल हैं, जो आप इतना ज्यादा विरोध कर रहे हैं भारत में साइमन कमीशन का, तो आप एक काम करिए, आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करिए। वर्केन हेड जो कि भारत सचिव था, वर्केन हेड ने चैलेंज किया कि आप अगर इतने कैपेबल हैं कि आप जो विरोध कर रहे हैं कि साइमन कमीशन वापस जाओ, हमें जांच वांच नहीं करानी, तो आप ऐसा कोई दस्तावेज तैयार करो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार करो जिस डॉक्यूमेंट को सभी राजनीतिक दल मानने को तैयार हो जाएं। अब बात भैया भारतीयों के मन में आ गई। कांग्रेस ने जिम्मेदारी उठाने के लिए मोतीलाल नेहरू को यह जिम्मेदारी दे दी। मोतीलाल नेहरू जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, क्या किया था? नेहरू रिपोर्ट पेश की थी। जब नेहरू रिपोर्ट की बात आई तो आप क्या कहिएगा? आप कहेंगे सर, नेहरू रिपोर्ट की बात आती है तो आप कहेंगे सर, देखिए हुआ क्या, 10 अगस्त 1928 में नेहरू जी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की थी, उन्होंने केंद्र का स्ट्रांग होना कहा कि भाई केंद्र स्ट्रांग होना चाहिए, उन्होंने कहा था प्रांतों को स्वतंत्रता मिल जाए, उन्होंने कहा सर्वोच्च न्यायालय तुरंत बनाया जाए, ठीक है, देशी रियासतों को भारतीय केंद्र के अंदर कर दिया जाए, उन्हें स्वतंत्रता ना दी जाए, ठीक है। अब इसके विरोध में क्या किया, जिन्ना साहब आ गए। मुस्लिम लीग ने कहा कि कांग्रेस भैया बाजी मार रही है, एक काम करते हैं, मुस्लिम लीग भी आगे आती है। तो मुस्लिम लीग ने 14 सूत्री मांग जिन्ना जी के द्वारा पेश करवा दी, जिसे 14 सूत्री मांग कहा गया। जिन्ना ने क्या किया, अपनी मांग पेश कर दी। जिन्ना ने 14 सूत्री अपनी मांग पेश कर दी मार्च 1929 में, ठीक है। अब इसी दौरान 1930, 1931, 1932 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ठीक है, और यहीं से भैया क्या हुआ, संवैधानिक सम्मेलन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग? ब्रिटिश सरकार ने अंततः ये स्वीकार किया कि भारत में संविधान की रूपरेखा होनी चाहिए। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 1933 में श्वेत पत्र के माध्यम से, व्हाइट लेटर के माध्यम से, व्हाइट डॉक्यूमेंट के माध्यम से ये स्वीकार किया, पहली बार स्वीकार हुआ कि चलिए आपका एक संविधान जैसा कोई प्रारूप होना चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, लिलिथगो के नेतृत्व में भैया क्या किया गया, एक समिति बनाई गई थी जिसे भैया संयुक्त समिति कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया? संयुक्त समिति कहा गया। और इसके बाद अगर मैं बात कर लूं तो फिर भैया अभी लिलिथगो से पहले बात करते हैं इसकी कि सर ये अधिनियम कब पारित हुआ था, ये अधिनियम पास कब हुआ था। तो ये अधिनियम पास हुआ मेरे लाल, ये अधिनियम पास होता है कब? आप कहेंगे सर ये 4 अगस्त 1935 में ये पास हो जाता है। कब? 4 अगस्त 1935। मैंने जो कहानी सुनाई थी उसका अगर 20% भी आपको याद रह गया या समझ में आया हो तो आप इसको समझ जाएंगे, इसके बैकग्राउंड को समझ जाएंगे कि जो भारत शासन अधिनियम था ये पारित कब हुआ था। 4 अगस्त 1935 को ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इस पर हस्ताक्षर हो गए थे, पास हुआ था। और भैया इस पर क्या हुआ था, ब्रिटिश राजा के द्वारा इसको अधिनियम बना दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश राजा द्वारा इसे भैया क्या बना दिया, अधिनियम बना दिया, एक्ट बना दिया। क्या बना दिया? अधिनियम बना दिया। और यह अधिनियम किस नाम से जाना गया? भारत शासन अधिनियम 1935 में जाना गया, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, 1919 के बाद 1935 पढ़ रहे हैं आज। चलिए, अब बात यहाँ पर आती है कि भैया ये बताएं, यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है जी? सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक है, सबसे बड़ा स्रोत है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर ये क्या है? आप कहेंगे सर बिगेस्ट सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर किसका है? इंडियन
कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यहाँ तक आप लोग भैया इसको जरूर लिखिए, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बिगेस्ट सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये पास हुआ था भारत शासन अधिनियम 1935, तो इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी, इसमें कुल कितने भाग थे, इसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? जरा एक बार कमेंट करके तो बताओ कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो इसमें कुल अनुच्छेद कितने थे, कुल भाग कितने थे और कुल अनुसूचियां कितनी थी? और भारत शासन अधिनियम 1935 से भारतीय संविधान में कौन कौन सी बातें भारतीय संविधान में शामिल की गई, कितने अनुच्छेद शामिल किए गए? चलिए बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, आप कहेंगे सर जब ये सारी चीजें हमें पता ही चल गई तो इसमें भारत शासन अधिनियम 1935 में कुल अनुच्छेद कितने थे, कुल अनुच्छेद कितने थे? आप कहेंगे सर इसमें टोटल अनुच्छेद थे 315। कितने थे जी? आप कहेंगे सर 315 या 323? आप कहेंगे सर जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप लोग इसमें क्या बताइएगा कि सर ये 315 तो नहीं थे, 315 तो नहीं थे। अच्छा चलो मैं पहले ऑप्शन नहीं देता हूं, पहले आप लोगों से ही पूछ लेता हूं। आप कहेंगे सर इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या थी 321। चलिए अभी मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, डायरेक्ट लिखवा देता हूं, वरना आप कहोगे सर कटिंग हो जाती है। क्योंकि आप लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हो, आप सुनने पर कम ध्यान देते हो, आप लिखने पर ज्यादा ध्यान देते हो। चलिए, तो भारत शासन अधिनियम 1935 की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसमें टोटल अनुच्छेद थे 321 और इसमें टोटल भाग यानी कि पार्ट्स कितने थे? आप कहेंगे सर इसमें पार्ट्स हुआ करते थे 14 और इसमें जो अनुसूचियां थीं, जो शेड्यूल्स हुआ करती थीं, शेड्यूल्स जिन्हें अनुसूचियां कहते हैं, अनुसूचियां, आप कहेंगे सर अनुसूचियां, अनुसूचियों की संख्या थी 10। कितनी थी? 10। आप कहेंगे सर इसमें से लगभग, तो आप कहेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935, यहां पर आप लिखना, यहां पर आप लिखना भैया भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 से लगभग, लगभग यानी कि अप्रोक्स में लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए। अनुच्छेद या आर्टिकल भारतीय संविधान में शामिल किए गए। किसमें? भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। आप क्या कहेंगे? भारतीय संविधान में शामिल किए हैं, ठीक है, शामिल किए हैं, ठीक। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा, किए हैं, यहाँ पर ये चीजें बनेंगी कि सर 300, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं सर 321 अनुच्छेद थे, लेकिन भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेदों को शामिल कर लिया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लगभग 250 प्लस अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में ऐसे ही ये थोड़ा बहुत चेंज करके भैया क्या कर लिया? शामिल कर लिया, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? इसका पहला प्रावधान ये था कि भारत को जो है, भारत को एक अखिल संघ के रूप में या अखिल भारतीय संघ के रूप में बनाया जाएगा, ऑल इंडिया यूनियन के रूप में इसे बनाया जाएगा। यानी कि इसे क्या किया जाएगा? ऑल इंडिया यूनियन, यानी कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत होंगे, 6 कमिश्नरी प्रांत होंगे और वो देसी रियासतें इसमें शामिल हो सकती हैं जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहती हों, जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहती हों, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। सर एक हाई कोर्ट कब बना था, किस एक्ट के द्वारा? देखिए, हाई कोर्ट के लिए एक अधिनियम आया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1862, जिसके द्वारा 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए, ठीक है। क्या किए गए? 3 नए हाई कोर्ट बनाए गए थे। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब हम बात करेंगे सर भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधान क्या क्या थे, ठीक है। हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं। आप कहेंगे सर भारत शासन या भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान, भारत सरकार अधिनियम, आप कहेंगे सर भारत सरकार अधिनियम 1935, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान, के
प्रावधान क्या क्या किए गए थे, प्रोविजंस क्या क्या थे। आप कहेंगे सर कौन कौन से प्रोविजंस किए गए थे, चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर सबसे पहले हम लिखेंगे इसके द्वारा क्या किया गया था, प्रांतों को स्वतंत्रता मिल गई थी। इसके द्वारा भैया क्या मिल गया, एक क्वेश्चन यहाँ पर लिख लो कि सर सबसे पहला पॉइंट लिखो कि जो ब्रिटिश भारत था उसे अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। पहला पॉइंट लिखेंगे कि सर अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, कि सर इसके द्वारा क्या किया जाना था, अखिल भारतीय संघ बनाना था। क्या करना था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करनी थी, अखिल भारतीय संघ। आप कहेंगे सर ऑल इंडिया यूनियन, यानी कि ऑल इंडिया यूनियन का क्या मतलब है, ऑल इंडिया यूनियन, ठीक है, ऑल इंडिया यूनियन की स्थापना करना, स्थापना। लेकिन ये स्थापना हो नहीं पाई, ठीक है, ये असफल हो गई। क्यों असफल हो गई उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहला पॉइंट ये था कि अखिल भारतीय संघ में किस किस को शामिल करके बनाया जाना था, तो सबसे पहले इसमें ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों को शामिल करना था। किनको, तो आप कहेंगे सर 11 ब्रिटिश प्रांत इसमें शामिल होने थे। कितने भैया, 11 ब्रिटिश प्रांत इसमें शामिल होने थे, ठीक है। इसमें छह कमिश्नरी प्रांत शामिल होने थे। आप कहेंगे 6 कमिश्नरी प्रांत, 6 कमिश्नरी प्रांत इसमें शामिल होने थे, ठीक। यहां पर हम कहेंगे सर वो देसी रियासतें भी इसमें शामिल हो सकती थी जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहती थी, देसी रियासतें। आप कहेंगे सर देसी रियासतें, जिन्हें प्रिंसली स्टेट कहा जाता है, देसी रियासतें। इसका मतलब यह है कि जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहें, जो आप कहेंगे सर जो अपनी मर्जी से शामिल होना चाहती हो, अपनी मर्जी से शामिल होना चाहती हो, अपनी मर्जी या स्वेच्छा से, अपनी मर्जी या स्वेच्छा से शामिल होना चाहती हो भारतीय संघ में, ठीक है। भारतीय शामिल, शामिल आप कहेंगे सर भारतीय संघ में शामिल होना, होना चाहती हो, चाहती हो, हो। चलिए ये हमने लिख लिया। अब बात आती है कि भैया ये इन्होंने ही पंगा कर दिया, इन्होंने ही पंगा कर दिया। हालांकि भारत को जब इन्होंने पंगा कर दिया, इन सब से मिलकर ही भारत को जो है प्रांतीय स्वतंत्रता मिलनी थी। हालांकि प्रांतीय स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन इनकी वजह से पंगा हुआ, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा दूसरा क्या था कि भैया प्रांतीय स्वतंत्रता दी गई। क्या दी गई भैया, प्रांतीय स्वतंत्रता, ठीक है जी, प्रांतीय स्वतंत्रता मिल जाती है, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं भैया, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस, कि भैया प्रांतीय स्वतंत्रता कब दी गई थी, प्रोविंशियल इंडिपेंडेंस कब मिली थी। इंडिपेंडेंस की अगर बात होगी, आप कहेंगे सर इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता, यानी कि प्रांतों को स्वतंत्रता मिली, ठीक है, प्रांतीय स्वतंत्रता मिली। कि भैया प्रांतों को स्वतंत्रता मिलने का मतलब है भारत को आधी स्वतंत्रता मिल चुकी है। क्या हो चुकी है, आधी स्वतंत्रता मिल चुकी है। रंजना जब संविधान सभा पढ़ाऊंगा ना उसमें मैं सारी चीजें बताऊंगा। हालांकि मैंने जो बताया है ना ये 321, ये भारत शासन अधिनियम 1935 की मैंने बात की है केवल, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर हमने पढ़ा कि सर इसी के द्वारा क्या किया जाना था। इसमें तीसरा पॉइंट ये था कि भैया भारत से इस अधिनियम द्वारा, आप कहेंगे सर इस अधिनियम द्वारा, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, इस अधिनियम या एक्ट के द्वारा, अधिनियम द्वारा भारत से किसको अलग कर दिया गया, भारत से 1937 में। कब, आप कहेंगे सर कौन अलग हुआ था, 1937 में बर्मा को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया, बर्मा, बर्मा जिसे म्यांमार के नाम से जानते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं, म्यांमार, को अलग कर दिया, को अलग, अलग कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है।
एवं दो नए राज्य बना दिए, कर दिया। आप कहेंगे एवं दो नए राज्य बनाए, नए राज्य। कौन कौन से दो नए राज्य बनाए गए थे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं? नए राज्य, जैसे कि नए राज्य में सिंध, कौन सा? सिंध। और कौन सा बना था? आप कहेंगे सर कौन कौन सा बना? जिसने बता दिया भैया उसकी 2 रुपए वाली चॉकलेट पक्की, 2 रुपए वाली चॉकलेट पक्की। कि साहब ये आप लोग मुझे बताएं जल्दी से, जल्दी से। प्रांतीय स्वतंत्रता कब मिली थी? प्रांतीय स्वतंत्रता मेरे लाल, ये प्रांतीय स्वतंत्रता भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा 1 अप्रैल 1937 में मिली। कब मिली? 1 अप्रैल 1937 में ये प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हो गई। क्या हो गई जी? प्रांतीय स्वतंत्रता लागू हो गई। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि सर कि बर्मा को अलग कर दिया जो वर्तमान में म्यांमार है, दो नए राज्य बने थे। भैया कौन कौन से दो नए राज्य बन गए थे? जिसने बताया उसे 2 रुपए की चॉकलेट मेरी तरफ से मिलेगी, 2 रुपए की चॉकलेट मेरी तरफ से दी जाएगी। चलिए बता दीजिए कौन कौन भैया बता रहे हैं। बहुत शानदार, हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, शानदार, हाँ जी। सर धीरे मत पढ़ाओ, सर धीरे पढ़ाओ। अब ये तो गलत बात है ना, अगर आप कहोगे कि आप आधे लोग तो कह रहे हो सर धीरे पढ़ाओ, आधे कह रहे हो सर तेज पढ़ाओ, तो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? ऐसे कैसे काम चलेगा? पंजाब कहाँ बन जाएगा भैया? हाँ, पानी दे दो गरम। चलिए, गरम पानी। चल लिख लिया। अच्छा मैंने यहाँ पर पूछा था सिंध एवं उड़ीसा, सिंध एवं उड़ीसा, और उड़ीसा को वर्तमान में ओडिशा कहते हैं। उड़ीसा बनाए गए। ठीक है, क्या किया गया? बनाए गए। चलिए यहां तक हमने लिख लिया। आगे हम बात करेंगे, 4th नंबर पे चलेंगे, यहां तक प्लीज लिख लीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर ये सारी चीजें हमने लिख ली, 3 ये बात हो गई। चौथी की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर 4th नंबर पर जब हम चलते हैं तो हम कहेंगे सर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर, इसको, जो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन था ना, क्या था? द्वैध शासन। अच्छा, द्वैध शासन को डीआरकी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर डीआरकी, आप कहेंगे सर डीआरकी सिस्टम। द्वैध शासन को हम क्या बोलते हैं? डीआरकी या डीआरकी सिस्टम। क्या कर दिया? तो आप कहेंगे सर प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर, को समाप्त कर, समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। ठीक है जी, केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। द्वैध शासन यानी कि डीआरकी लागू कर दिया। क्या लागू किया जी? आप कहेंगे सर डीआरकी लागू कर दिया। क्या लागू किया? डीआरकी लागू किया। ठीक है जी, क्या किया? डीआरकी लागू किया। ये सारी चीजें यहां पर आप लिखेंगे, लागू किया। चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने पढ़ लिया। अब एक चीज और आ गई कि सर इसी अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। संघीय न्यायालय बनाया गया दिल्ली में, संघीय न्यायालय। भैया फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? फेडरल कोर्ट। आप कहेंगे सर फेडरल कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की जाती है? 1 अक्टूबर, आप कहेंगे सर 1 अक्टूबर 1937 में, 1937 दिल्ली में बनाई गई। कहां पर? दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना हो गई। ये एक ऐसा संघीय न्यायालय था, ये एक ऐसा न्यायालय था जिसके खिलाफ आप भैया प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। कहां पर? प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। चलिए बहुत बढ़िया, क्या कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल में अपील कर सकते थे। 1 अक्टूबर 10 अक्टूबर नहीं है बेटा, ये
1 अक्टूबर है, ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 में इसकी स्थापना हो गई। अब इसके खिलाफ कहां पर अपील कर सकते थे, जैसे जैसे हमने क्या पढ़ा था, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, संघीय न्यायालय एक तरीके का देश का उस समय सर्वोच्च न्यायालय था। जैसे सुप्रीम कोर्ट 1774 में बना था, वो सबसे बड़ा न्यायालय था। अब उसके स्थान पर दिल्ली में, वो कलकत्ता में था, अब दिल्ली में एक संघीय फेडरल कोर्ट बना दिया, संघीय न्यायालय बना दिया। ये इस समय अपने आप में सबसे बड़ा था। और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस, अच्छा, इसमें ये कहा गया एक मुख्य न्यायाधीश होगा, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होगा। कौन होगा जी? एक मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कि चीफ जस्टिस होगा। क्या होगा जी? चीफ जस्टिस होगा। एक होगा चीफ जस्टिस, 6 अन्य जज होंगे, 6 अन्य जजेस होंगे, 6 अन्य जज। और अन्य जज को बोलते हैं अदर जजेस। कौन होंगे जी? अदर जजेस होंगे। कितने होंगे अदर जजेस? 6। अच्छा, यहां पर जो पहला मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम बताइए। आप कहेंगे सर, भारत में जो संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था, प्रथम यानी कि फर्स्ट चीफ जस्टिस, उसका नाम था मोरिस ग्वेर। क्या नाम था लाडलो? आप कहेंगे सर मोरिस ग्वेर। ठीक है भैया, क्या नाम था? मोरिस ग्वेर। ठीक। अच्छा, इन 6 जज में 2 भारतीय जज भी थे, 2 भारतीय जज भी थे, 2 भारतीय जजों को भी शामिल किया गया। कौन कौन से थे? जिसने बता दिया उन्हें 5-5 रुपए की चॉकलेट, जिसने बता दिया तो 5-5 रुपए की चॉकलेट मिलेगी। याद करने की ट्रिक, छाया मेरी प्यारी बहन, छोटी सी बहन, याद करने का एकमात्र तरीका है, जब मैं आपको समझाऊं, जब मैं आपको बताऊं, तो आप लोगों को यह करना है कि पहले समझना है मेरी बातें, उसके बाद लिखना है। लेकिन कुछ बच्चे, जैसे मैं बोलता रहता हूं वो लिखते रहते हैं, जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूं वो भी लिखते रहते हैं, तो वो यहां से आउट हो जाता है। 2 काम कर सकते हैं, अगर आपकी राइटिंग बहुत तेज है तो साथ के साथ लिखते रहो। यदि आपको समझ में कम आता है और लिखने में ज्यादा लगे रहते हैं तो आप एक काम करें, पीडीएफ से लिख लें, लेकिन मेरी बातें समझ लें। 2 से 3 बार उसको लिखें और फिर एक बार उसको, भैया 2 से 3 बार बोलें, एक बार लिख कर देखें, हमेशा के लिए याद हो जाएगा, परमानेंटली याद हो जाएगा। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर मैंने आपसे पूछा था 2 भारतीय जज कौन कौन से थे, 2 भारतीय जज कौन कौन से थे। आप कहेंगे सर 2 भारतीय जज कौन कौन से थे, आप बताएंगे सर M.R. जैकब, M.R. जैकब, जैकब। और एक कौन थे? आप कहेंगे सर एक का नाम क्या था, आप कहेंगे जस्टिस M.S. सुल्तान, या सुलेमान भी कहा जाता है इन्हें, M.S. सुलेमान, या सुल्तान कह सकते हैं, सुल्तान, M.S. सुल्तान। ठीक है जी, M.S. सुल्तान। चलिए, अब क्या किया गया कि साहब ये हमने पढ़ लिया, ठीक है, दिल्ली में बन गया। इसके खिलाफ कहां पर अपील कर सकते थे? संघीय न्यायालय के खिलाफ। यदि आप इसके निर्णय से संतुष्ट नहीं थे तो इसके खिलाफ अपील कहां पर कर सकते थे? अपील, आप कहेंगे सर अपील, अपील अगेंस्ट, अपील अगेंस्ट ऑफ फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय के खिलाफ अपील, आप कहेंगे फेडरल कोर्ट। कहां पर अपील कर सकते थे? आप कहेंगे सर अपील कर सकते थे जी प्रीवी काउंसिल में। कहां पर भैया? प्रीवी काउंसिल। जो प्रीवी काउंसिल थी ना, ये प्रीवी काउंसिल कहां थी? इंग्लैंड में थी। इंग्लैंड मतलब ब्रिटेन में थी, ठीक है, इंग्लैंड। ठीक है, इसमें अपील कर सकते थे। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय था भारत का ये, लेकिन अगर इसके इसके फैसले से भी संतुष्ट नहीं थे तो कहां पर अपील कर सकते थे? प्रीवी काउंसिल में। और ये प्रीवी काउंसिल कहां पर बैठती थी? तो ये होती थी कहां पर? ब्रिटेन में। चलिए, ये हमने लिखा, ये हमने लिख लिया। अब बात आती है कि सर छठा पॉइंट ये रहेगा, छठा पॉइंट रहेगा कि सर भारत शासन अधिनियम 1935 में ही शक्तियों का विभाजन भी किया गया था। क्या किया गया था? शक्तियों का विभाजन ही किया गया था। देखिए, कुछ बच्चों का एक कॉमन डाउट है, मैं देख लेता हूं उसको,
कि कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर हम समझते हैं, क्लास में याद भी होता है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। ये बहुत बच्चों का कमेंट होगा। ये आपके मन में ऐसे भी होगा, अच्छा ये वाला तो उसमें था, अच्छा ये वाला इसमें था, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन दिमाग में रहती होगी। उसका कारण पता है क्या? रिवीजन। हमने क्लास में पढ़ लिया, में याद हुआ, में लगता है कि अरे अब तो मैं याद हो गया, लेकिन वास्तविकता यह है कि आप उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार उसको लर्न करें। जितनी बार आप उसको रिवाइज करोगे, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, उतनी बार वो आपको भैया क्या हो जाएगा, वो आपको अच्छे से सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी भैया, लर्न हो जाएंगी। ठीक है। और मैंने आपसे कहा है कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसका मैं भैया सैटरडे में टेस्ट ले लिया करूंगा, टेस्ट ले लिया करूंगा रिवीजन क्लास के रूप में। ठीक है, रिवीजन क्लास के रूप में मैं टेस्ट ले लिया करूंगा। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब बात ये हो गई सर, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब बात करेंगे सर शक्तियों का विभाजन, कि सर ये बताइए शक्तियों का विभाजन हमने कहाँ से लिया है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर शक्तियों का विभाजन, का विभाजन, देखिए विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर, कि सर ये तो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया था क्या? आप कहोगे सर यहां से लिया है क्या? देखिए डिवीजन ऑफ पावर, ऐसे करके समझना कि सर डिवीजन ऑफ पावर, ऑफ पावर्स, देखिए शक्तियों का विभाजन किया गया 3 सूचियां बनाकर। कितनी सूची बनाकर? आप कहेंगे सर 3 सूचियां बनाकर, 3 सूचियां बनाकर। और कौन कौन सी सूचियां बना दी थी? सूचियां बनाकर, कि भैया कौन कौन सी सूचियां बना दी थी? आप कहेंगे सर एक सूची थी संघ सूची। कौन सी? संघ सूची। क्या संघ सूची को हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में अगर हम इसको चाहें तो बोल सकते हैं भैया, इसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट। क्या बोल सकते हैं? यूनियन लिस्ट। ठीक है। दूसरी बना दी थी राज्य सूची। कौन सी सूची? राज्य सूची। अच्छा, राज्य सूची को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? स्टेट लिस्ट। क्या कह सकते हैं? स्टेट लिस्ट। चलिए, अब बात आती है तीसरी अनुसूची कौन सी थी? समवर्ती सूची। आपको याद है ना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। हालांकि इसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तो लिया है, लेकिन इसे किस में शामिल कर दिया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, जिसे हम बोलते हैं कॉन करंट लिस्ट। कॉन करंट लिस्ट, क्या लिख लेंगे आप लोग? कॉन करंट लिस्ट। अब आपको बताना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार, 1935 के अनुसार इसमें कुल विषय कितने थे? कुल विषय, चलिए बताइए। कुल विषय, टोटल सब्जेक्ट कितने थे? टोटल सब्जेक्ट कितने थे? आप कहेंगे सर 1935 में संघ सूची में जो विषय रहे थे उन विषयों की संख्या कितनी थी? चलिए, जिसने बता दिया उसे 10 रुपए की चॉकलेट, उसे 10 रुपए की चॉकलेट। हाँ जी, आप कहेंगे सर जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसमें कितने विषय थे? तो आप लोग मुझे क्या बताइएगा? आप कहेंगे संघ सूची में जो विषय थे वो थे बेटा, वो थे 59। कितने थे भैया? वो विषय कितने थे? वो विषय थे जी 59। राज्य सूची में जो कुल विषय थे उनकी संख्या थी 54, 54। और समवर्ती सूची में जो विषय थे उनकी संख्या थी 36। अब ये मत कहना कि संघ सूची में तो 100 विषय हैं वर्तमान में, राज्य सूची में तो वर्तमान में भैया 61 विषय हैं, समवर्ती में तो 48 विषय हैं। आप ये क्या करा रहे हो? ये मैं भारत शासन अधिनियम 1935 की बात बता रहा हूँ। किसकी? भारत शासन अधिनियम 1935 की बात बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तो मैं संविधान सभा पर ही नहीं आया। ठीक, मैंने इतना डिटेल दे दिया कि शायद ही आपने कभी पढ़ा होगा। बताइए, पूरी ईमानदारी से बताइए कितना डिटेल आपने पढ़ा था। चलिए, चलिए यहां पर आपने लिख लिया। हाँ जी सर, चॉकलेट मिलेगा या नहीं? चॉकलेट मिलेगा, सबको मिलेगा चॉकलेट, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा चॉकलेट। ठीक है, चलिए। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने यहाँ तक? मुझे बताएं, ये सारी चीजें हमारी हो गई भैया। अब बताओ मुझे, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत? अब भैया ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, चलिए बताइए
किसी को कोई आपत्ति तो नहीं हो रही यहाँ तक? मुझे बताते चलना भाई, अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो मैं उसको रिवीजन जरूर कराऊंगा। किसी को अगर दिक्कत हो रही हो तो बता देना, मैं उसका रिवीजन जरूर कराऊंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, ये लिख लिया आप लोगों ने। अब बात करेंगे 7वें पॉइंट पर। 7वें पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे सर, यहाँ पर क्या किया गया, 11 ब्रिटिश, आप कहेंगे सर 11 ब्रिटिश प्रांतों में, ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांतों में जो 11 ब्रिटिश प्रांत थे ना, 11 ब्रिटिश प्रांतों में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या कराए गए थे, चुनाव कराए गए थे, जिन्हें क्या किया गया, प्रांतीय चुनाव कहा गया। क्या कहा, प्रांतीय चुनाव कराए गए। ये प्रांतीय चुनाव, प्रोविंशियल इलेक्शंस किस में हुआ था, प्रोविंशियल, आप कहेंगे सर प्रोविंशियल इलेक्शन। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, यहां पर हम लोग बात करेंगे, आप कहेंगे प्रोविंशियल इलेक्शन, इलेक्शन, ठीक है। फोन साइलेंट करना भूल गए थे तो फोन साइलेंट किया है अभी, है ना। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, प्रोविंशियल इलेक्शन। अब बात यह है कि सर 11 प्रांतों में चुनाव कराए गए, किसके द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। ये चुनाव कब हुए, ये चुनाव होते हैं भैया कब, फरवरी 1937 में ये चुनाव कराए गए, जिसमें जिसमें कांग्रेस को 5 में बहुमत मिला, 3 में गठबंधन से सरकार बनी और 2 में मुस्लिम लीग की सहायता से पंजाब बंगाल में, मुस्लिम लीग की सहायता से पंजाब में यूनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन सिंध प्रांत ऐसा था जहां पर ब्रिटिश सरकार के सहयोग से सरकार बनी थी। ठीक है जी, चलिए आप यहां पर देखना, आप यहां पर देखना कि सर इसमें क्या हुआ, 5+3 यानी कि 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। किसकी सरकार बनी बेटा, कांग्रेस की सरकार बनी, प्रचंड बहुमत मिला कांग्रेस को कि सरकार बनी। अब जैसे कि मैंने ये लिखा है 5+3, 3 का मतलब क्या है और 5 का मतलब क्या है, मैं बता देता हूं कि सर ऐसे कौन कौन से प्रांत थे जहां पर गठबंधन हुआ। यहां पर क्या हुआ, गठबंधन, अलायंस, गठबंधन, यानी कि कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। कौन कौन से क्षेत्र थे, आप कहेंगे सर कौन कौन से, तो आप कहेंगे बंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बंबई, असम, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, ठीक है। चलिए, लेकिन बहुमत कितने राज्यों में मिला था, यहां पर भैया कांग्रेस को बहुमत मिला था। बहुमत मतलब मेजॉरिटी, कि भैया मेजॉरिटी कितने प्रांतों में मिली थी कांग्रेस को, 5 में, और 3 में गठबंधन से, कुल मिलाकर 8 प्रांतों में सरकार थी। तो गठबंधन से तो भैया बंबई, असम और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में। लेकिन बहुमत कहां कहां पर मिला, मद्रास, बिहार, आप कहेंगे सर मद्रास में बहुमत मिला, बिहार में बहुमत मिला, उड़ीसा में बहुमत मिला, कहां पर, आप कहेंगे सर उड़ीसा में बहुमत मिला, मध्य प्रांत में बहुमत मिला, मध्य प्रांत में बहुमत मिला, और भैया आप कह सकते हैं कि सर संयुक्त प्रांत में भी, किसमें, संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है जी, संयुक्त प्रांत, जिसे आज की डेट में हम उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। यहां पर क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार बन गई, तो ये 8 गए, इसमें से एक है भैया पंजाब। पंजाब में किसकी सहायता से भैया, पंजाब में मुस्लिम लीग की सहायता से, किसकी सहायता से, मुस्लिम लीग की सहायता से सरकार बनी, मुस्लिम लीग की
सहायता से किसकी सरकार बनी थी? आप कहेंगे सर यूनिस्ट पार्टी की। किसकी? यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी, की सरकार बनी बनी। अच्छा, बंगाल में किसकी सरकार बनी जी? बंगाल में आप कहेंगे बंगाल में भी भैया मुस्लिम लीग की सहायता से। बंगाल में मुस्लिम लीग की सहायता से किसकी सरकार बनी थी? मुस्लिम लीग की सहायता से किसकी सरकार बनी है? सहायता, यानी कि मुस्लिम लीग की सहायता से, आप कहेंगे सर मुस्लिम लीग की सहायता से कृषक प्रजा पार्टी की। किसकी? कृषक प्रजा पार्टी की। कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा, कृषक प्रजा पार्टी की सरकार बनी, की सरकार बनी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि भैया ऐसा कौन सा प्रांत था जहां पर ब्रिटिश सरकार की सहायता से सरकार बनी थी? आप कहेंगे सर सिंध। सिंध का मतलब ये है कि सिंध में सहकारी सहयोग से, सिंध में सहकारी सरको सहयोग, ब्रिटिश सरकार इसका मतलब हो जाएगा सहकारी, सहकारी सहयोग से, सहयोग से सरकार बनी। क्या बनी? सरकार बनी। आप कहेंगे सर सरकार बनी। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, ये चुनाव हो गए। चलिए, ये चुनाव हुए। अब बात ये हो गई सर यहाँ तक हमने पढ़ लिया। चलिए, अब भैया ये सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से, सारी चीजों को हमने बेहतरीन तरीके से पढ़ लिया। अब कांग्रेस भैया शासन कर रही है, लेकिन हुआ क्या, लेकिन हुआ क्या है कि कांग्रेस के बिना सूचना के, बिना पूछने के, बिना ही ब्रिटिश सरकार ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लिया। क्या कर लिया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल कर लिया। और ये कहा गया कि भाई हम आपको आजाद करेंगे, लेकिन जब आप हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ दे देंगे। क्या हो जाएगा भैया? साथ दे देंगे। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए। देखिए, कांग्रेस बिना कांग्रेस की सहमति से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल कर लिया। कांग्रेस के युद्ध के उद्देश्य की घोषणा और युद्ध उपरांत भारत की स्वतंत्रता की बात ब्रिटिश सरकार ने मानी, लेकिन कांग्रेस ने मना कर दिया कि ना, हमें ऐसी स्वतंत्रता चाहिए जिसमें केवल आप हमारा यूज करें, जिसमें आप हमारा यूज करें। ठीक है, चलिए ये हमने सारी चीजों को लिख लिया। अब बात ये सारी चीजें से हो गई कि सर अब जब कांग्रेस की बिना बिना किसी सूचना के जब ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल किया, तो भैया कांग्रेस ने 28 महीने के बाद त्याग पत्र दे दिया। यानी कि जो कांग्रेस है, आप कहेंगे सर कांग्रेस ने 28 महीने के बाद, कांग्रेस ने 28 महीने के बाद सरकार से त्याग पत्र दे दिया। सभी राज्यों में सरकार से त्याग पत्र दिया। कांग्रेस ने 28 महीने बाद, 28 माह यानी कि मंथ्स होते हैं, माह, मंथ्स के बाद अक्टूबर 1939 में, आप कहेंगे सर अक्टूबर 1939 में क्या कर दिया जी? त्याग पत्र दिया। त्याग, त्याग पत्र यानी कि रेजिग्नेशन। क्या कर दिया जी? रेजिग्नेशन। आप कहेंगे सर रेजिग्नेशन, या रिजाइन कर दिया। आप कहेंगे रिजाइन कर दिया। ठीक है, त्याग पत्र दिया। तो भैया जब त्याग पत्र दे दिया तो भैया मुस्लिम लीग बड़ी खुश हो गई। मुस्लिम लीग ने क्या किया? त्योहार मनाया। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के त्याग पत्र को मुक्ति दिवस के रूप में घोषित कर दिया। तो कांग्रेस के त्याग पत्र को मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1939 में क्या मनाया? मुक्ति दिवस मनाया। क्या मनाया? मुक्ति दिवस। इसे फ्रीडम डे मत कहना, इसे मुक्ति दिवस ही लिखना। क्या मनाया? मुक्ति दिवस ही मनाया। आप कहेंगे सर मुक्ति दिवस ही मनाया।
मनाया। ठीक है जी, कि कांग्रेस ने जब त्याग पत्र दिया था तो मुस्लिम लीग बहुत खुश हो गई और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को क्या मनाया, मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, चलिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा। चलिए, बहुत शानदार। किसी को कोई यहाँ तक दिक्कत तो नहीं आई? बता दें, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत तो नहीं आई भैया? हाँ, बहुत शानदार। द्वैध शासन? सर आपने गलत बताया, 1936-37 हुआ था। क्या 1936-37 हुआ था? क्या गलत बता दिया मैंने कहीं? अच्छा, 1936 में चुनाव हुआ था। अच्छा, 1937 में, फरवरी 1937 में भैया। ठीक है, चलिए। कहाँ गया कांग्रेस? यह है तो कांग्रेस। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब आगे बात करते हैं, अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं कि सर अगस्त प्रस्ताव क्या था। अगस्त ऑफर, जिसे हम अगस्त प्रस्ताव कहते हैं, क्या कहते हैं जी? आप कहेंगे सर अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव की बात होगी। अगस्त प्रस्ताव, यहां पर जब हम बात करेंगे सर अगस्त प्रस्ताव की, ये 8 अगस्त 1940 के नाम से जाना जाएगा। 8 अगस्त 1940 के नाम से जाना जाएगा। हुआ क्या था कि जब भारत में कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया, विरोध बढ़ने लग गया, तो भैया ये हुआ कि अब ब्रिटिश समझ चुका है कि अब भारत के लोग हमारे झांसे में नहीं आएंगे। ठीक है। कांग्रेस के त्यागपत्र देने के बाद संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ कि संवैधानिक स्थितियां, एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो धीरे धीरे गड़बड़ाने लगा। तो अब क्या किया जाएगा कि भारत को शामिल किया जाएगा क्या? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है, 1906। अब हुआ क्या, इस समय भारत में जो वायसराय था, वायसराय जो था भैया, कांग्रेस की स्थापना जो है ना, वो हिस्ट्री में आएगा। अगर आप मुझसे पूछना चाहे द्वैध शासन, क्या रोहित पूछ रहे हैं, द्वैध शासन भैया ऐसा शासन था कि देखिए, काम कौन कर रहा है? काम कर रहे हैं भैया भारत के राजा महाराजा। ठीक है, मैंने आपको विषय भी बताए थे कि न्याय, वित्त मामले, राजस्व मामले, ये सब किसके पास होंगे? ये होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। शासन करने का काम भारतीय राजाओं के पास। तो इस प्रकार से दो लोग काम करने लगे थे, द्वैध कहा गया, द्वैध शासन कहा गया। ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव की बात होगी, जब मंत्रिमंडल, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, तो भैया अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में अंग्रेजों की एक तरीके से स्थिति खराब होने लगी। अंग्रेजों को भारतीयों का साथ चाहिए था, भारतीयों का साथ। भारतीयों का साथ लेने के लिए क्या किया गया, एक चाल चली। वायसराय लिलिथगो ने एक प्रस्ताव पेश किया 8 अगस्त को। ठीक है, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। उसने कहा कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ दो। हम क्या करेंगे, गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है, जो एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल है, उसमें भारत को और ज्यादा संख्या में शामिल करेंगे। एक युद्ध सलाहकार समिति बनाएंगे, एक एडवाइजरी कमेटी का गठन करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी जो युद्ध से संबंधित मामलों पर सलाह देगी, उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। भारतीयों का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार बनाया जाएगा, ऐसे कुछ प्रावधान थे, ऐसे कुछ प्रावधान थे। ठीक है, चलिए। यहां पर क्या किया गया, देखिए वायसराय इस समय कौन था? वायसराय इस समय कौन था? आप कहेंगे सर वायसराय था लिन लिथगो। कौन था? लिन लिथगो। लिन लिथगो। लिन लिथगो। ठीक है, लिन लिथगो ने 8 अगस्त 1940 में प्रस्ताव पेश किया। क्या पेश किया? प्रस्ताव या एक बिल पेश किया, पेश किया, जिसे
अगस्त प्रस्ताव कहा गया, जिसे अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव कहा गया। अगस्त प्रस्ताव कहा गया। ठीक है। अच्छा, इसकी सिफारिश क्या थी? इसकी सिफारिश क्या थी? रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? सिफारिशें, रिकमेंडेशंस क्या थी? कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए बताइए। रिकमेंडेशन, आप कहेंगे सर रिकमेंडेशंस क्या क्या थी? रिकमेंडेशंस की बात आएगी तो आप कहेंगे सर रिकमेंडेशंस थी कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनेगी जो युद्ध से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। युद्ध सलाहकार समिति, युद्ध सलाहकार समिति का गठन, समिति का गठन किया जाएगा। यानी कि क्या किया जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ वॉर काउंसिल, फॉर्मेशन ऑफ वॉर काउंसिल। ठीक है। वॉर एडवाइजरी कमेटी, एडवाइजरी कमेटी। ठीक है। इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा युद्ध से संबंधित मामलों पर कमेटी, युद्ध से संबंधित मामलों पर सलाह देना। ठीक है। ये क्या करेगी? युद्ध से संबंधित मामलों पर सलाह देगी। ठीक है। और ये कहा गया, ठीक है, परिषद कह लें, समिति कह लें, एक बात ही है। ठीक है। एडवाइजरी परिषद कह लो भाई, लो एडवाइजरी युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। लो जी, परिषद लिख दिया, यहाँ पर काउंसिल लिख दो, एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी। चलिए, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये कहा कि भैया भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में और भारतीय शामिल होंगे। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल, ये भी मैंने शायद इंग्लिश में कई बार लिख दिया है, एग्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। ठीक है। में और अधिक भारतीय शामिल होंगे। क्या होगा? और अधिक भारतीय शामिल होंगे, भारतीय शामिल होंगे, शामिल होंगे। ठीक है। इसी में कहा गया था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों के अनुसार ही बनाया जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। मेड बाय इंडियन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय इंडियंस, भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, बनाया जाएगा। लेकिन भैया कंडीशन यही थी कि जब आप हमें द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करो। कांग्रेस ने मना कर दिया कि ना भाई ना, हम ये गलतियां कर चुके हैं पहले भी, अब हम आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भैया ये भी कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि उसे अलग होने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है। मुस्लिम लीग को अलग होने की आज़ादी नहीं थी, तो यहाँ पर इसको डिनाई कर दिया गया। क्रिप्स मिशन बचा है, कल संविधान सभा में क्रिप्स मिशन को खत्म करेंगे। ठीक है। चलिए, आप लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, मैंने फुल डिटेल पढ़ा है, शायद ही कोई कांस्टेबल में इतना डिटेल आपने पढ़ा होगा। ठीक है। तो आप लोग इसको पढ़िए, याद करिए, रिवीजन करिए। कल मिलते हैं संविधान सभा पर, कल मिलते हैं संविधान सभा पर। ठीक है। सारे जो एग्जाम्स होंगे उनके लिए सफिशियंट है। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।